मैं पहले तो सबको ये बताना चाहता हूँ कि पॉली हाउस लगाने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली बात तो ये है, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी और परंपरागत खेती करते थे। ओके, तो मतलब इसका एवरेज जो हमें रेट मिलता है वो काफी अच्छा मिल जाता है। किसान साथियों, इनके पास में 5 पॉली हाउस, और आपको पता है जब इन्होंने लगाया था पहला पॉली हाउस तो इन्होंने बताया भी है कि 8% टाइम में तो 5 पॉली हाउस का लगभग आप मान के चलिए 40 से 50 लाख रुपए के समथिंग इनकी सालाना कमाई है। राम राम जी किसान साथियों, आज हम एक ऐसे किसान के पास में आए जिनके पास 5-5 पॉली हाउस है, और वो क्यों लगाए उन्होंने, हम उन्हीं से जानते हैं। और उसमें जो है किस किस चीज़ की वो खेती करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम जो है डिटेल में वीडियो में बताने वाले हैं कि कितना प्रॉफिट है, कौन कौन सी खेती में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या ध्यान रखने चाहिए। तो सबसे पहले हम किसान साथी है हमारे, इनसे मिलवाते हैं आपको। तो आप पहले तो अपना नाम और अपना इंट्रोडक्शन एक बार छोटा सा दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामेश्वर हरी तवाड़ है। मैं ग्राम डाखावाड़ा, पंचायत समिति जोमनेर का रहने वाला हूँ। तो आप जो है ये जो जितने भी पोली हाउस है, जैसे कि ये है, और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो इस तरफ भी 2 पोली हाउस इस तरफ भी इन्होंने लगा रखे हैं। तो इन पोली हाउस में अगर मैं औसतन मानूं कि अगर नॉर्मल जो हमारे किसान भाई रहते हैं उसमें कितना खर्चा आ जाता है पहले तो पोली हाउस लगाने का? देखो, मैं दर्शकों से ये बताना चाहता हूँ, मैं पहले तो सबको ये बताना चाहता हूँ कि पॉली हाउस लगाने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली बात तो ये है, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी और परंपरागत खेती करते थे, जिसमें ये देसी जो फसलें हैं, जो मूंगफली हुई, बाजरा हुआ, गंवार हुआ, ये फसलें हमारे पिताजी दादाजी यही कृषि का कार्य ही किया करते थे। हमारे यहाँ पानी की समस्या हो गई, जो भूमिगत जो जल है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो अब बिना जो पानी के वो फसलें होनी बंद हो गई। तो हमने फिर इस संरक्षित खेती की तरफ जाने का रुख किया। तो हमने 2019 में ये जो पहला पॉली हाउस हमने जो स्टेब्लिश किया, वो हमने हमारे खुद की कॉस्ट पे स्टेब्लिश अच्छा, आपने किया। खुद लेके आए कहीं खुद, से हाँ खरीद हाँ, के? हमने खुद के स्टेब्लिश किया था। उसमें हमारे 25 लाख रुपये खर्चा आया था पहले पॉली हाउस में। तो ये जो दरअसल मैं आपको बता देता हूँ कि जो संरक्षित खेती है वो इसीलिए कि हमने अपनाई है, क्योंकि जो पानी का जो भूमिगत जल है वो ख़त्म होने की वजह से हमारी फसलें होना बंद हो गई थी। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो बरसात का जो पानी है वो किसान अपने ही फार्म पॉन्ड में इकट्ठा करके उससे अपनी फसलें ले लेता है। तो उससे क्या होता है कि उसको पानी की कमी महसूस नहीं होती। अब जो सब्सिडी से जो पॉली हाउस है वो राजस्थान सरकार से के द्वारा पहले तो 18 लाख रुपए की 18,62,000 की कीमत थी। इस साल राज्य सरकार ने सब्सिडी और बढ़ाकर और 10,17,000 की राशि इस टाइम करी है पॉली हाउस लगाने के लिए किसान की। अच्छा, तो मतलब आपका जो है पैसा वो पहले 18 लाख रुपए लगता था, अब वो इस बार 9-10 लाख रुपए ही लग पाया है। ओके, और जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने बताया कि जो पॉली हाउस जो शेड लगाते हैं, इस शेड के पानी को ऐसे डिग्गी बनाकर ये इकट्ठा करते हैं, क्योंकि पानी की जो है जयपुर के आसपास के एरिया में बहुत कमी हो गई है। जो ज़मीन में जो जल स्तर है वो धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है, जिसकी वजह से इनको ये पानी को संरक्षित करके और इसी से खेती करते हैं। तो अब हम जो है अंदर चल के देखते हैं एक बार कि अंदर इन्होंने क्या क्या खेती कर रखी है, कितना कितना प्रॉफिट है वो खेती से, और किस किस टाइम पे खेती करनी चाहिए, क्या फर्टिलाइजर वगैरह और ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो पूरा डिटेल में बताएंगे। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हम पॉली हाउस के शेड के अंदर आ गए और इन्होंने जो है खीरे की खेती कर रखी है। तो आप इस खेती के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। दर्शकों से मैं बताना चाहूँगा कि जो संरक्षित खेती में मुख्यतः बेल वाली जो फसलें हैं वो लगाई जाती है, जिसमें खीरा, मिर्ची, टमाटर, जो अपने खाने योग्य सब्जी की फसल ही उत्पादन ज़्यादा हम लेते हैं यहाँ पे, जिसमें मुख्यतः फसल हम खीरा लेते हैं, क्योंकि इसका एवरेज लगभग सारे साल मार्केट में भाव रहता है और ये पूरा बिक जाता है। ओके, तो मतलब इसका एवरेज जो हमें रेट मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और दूसरी फसलों के मुकाबले इसका एवरेज रेट थोड़ा ठीक मिल जाता है किसान को। ओके, क्योंकि मार्केट में हमेशा इसकी डिमांड बनी रहती है किसान साथियों, तो इसकी वजह से जो है इसमें मुनाफा भी अच्छा है। लेकिन मेहनत तो हर एक चीज़ मांगती है, तो हम देखते हैं इनकी मेहनत कितनी है, इसमें कितने आदमी लगाने पड़ते हैं। अगर एक पॉली हाउस की बात करूँ तो कितने स्क्वायर मीटर का ये पॉली हाउस है, वो सब आप एक बार किसान साथियों को बताइए। दर्शकों से मैं बताना चाहूँगा कि जो ये पॉली हाउस का जो एरिया की अपन बात करें तो ये 4,000 स्क्वायर मीटर में लगता है और एक 2,000 स्क्वायर मीटर में लगता है। तो औसतन इसमें 4,000 स्क्वायर मीटर में 4 मजदूर की ज़रूरत होती है और 2,000 स्क्वायर मीटर में 2 मजदूर की ज़रूरत होती है। साल में 2 फसलें करते हैं हम, साल में 2 फसल लेते हैं, एक गर्मियों के टाइम पे और एक सर्दियों के टाइम पे। और हम ये कोशिश करते हैं कि हमेशा ऑफ सीज़न की फसल ली जाए, जैसे ज़्यादा गर्मी में भी फसल ली जाए और ज़्यादा सर्दी में भी फसल ली जाए, ताकि मार्केट का हमें मुनाफा मिल सके। ओके,
तो मतलब आप फसल ऐसे टाइम पे लगाते हैं जिससे क्या होता है कि मार्केट में हमें मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो अगर 4000 स्क्वायर मीटर का आपने लगा रखा है तो इसमें मतलब कितना उत्पादन कितना हो जाता है और किस टाइम पे, पहले तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जो फसल लगाते हैं उसका टाइमिंग क्या रहना चाहिए। जैसे ये आपने बताया कि सर्दी के हिसाब से और गर्मी के हिसाब से लगाना, तो टाइम क्या होना चाहिए? मौसम के अनुसार किसान भाइयों, आप अप्रैल स्टार्टिंग में लगाए फसल, गर्मियों की फसल, और सर्दियों की फसल है वो अक्टूबर स्टार्टिंग में लगाए तो मतलब अच्छा भाव मिलने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बाकी मार्केट में फ्लैक्चुएट है, किसी को पता नहीं रहता, भाव कभी भी मिल सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। डिमांड पे जो है करता है। डिपेंड करता है। अच्छा, तो आप जो ये 4000 स्क्वायर मीटर का जो आपके पास में पोली हाउस है, ऐसे आपके पास में 5 पोली हाउस है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो किसान साथियों इनके पास में 5 पोली हाउस, और आपको पता है जब इन्होंने लगाया था पहला पोली हाउस तो इन्होंने बताया भी है कि हमने अपने खुद की कॉस्ट से, इन्होंने खुद सारा पैसा पे किया है, इनको कोई सब्सिडी नहीं मिली है उस पर। इनको लगा था कि कुछ अलग हम करके दिखाते हैं, जो परंपरागत खेती है उसको छोड़कर कुछ अलग करते हुए इन्होंने किया, उससे इनको मुनाफा दिखा, इसी की वजह से आज इनके पास 5-5 पोली हाउस है। तो इसमें जो है एक पोली हाउस की बात करें तो उत्पादन कितना रहता है? इसमें खीरे का अगर अपन मुख्य वो उत्पादन माने तो इसमें 50 टन एक फसल का रहता है, दोनों फसलों का 100 टन हो जाता है। मिर्ची में अगर अपन करें तो इसमें 80 टन दोनों फसलों का रहता है, और टमाटर में तो ये 140 टन से 150 टन तक भी जा सकता है। ओके। तो खीरे में इसमें एवरेज अगर हम माने तो एक फसल का 10 लाख रुपए का कॉस्ट आ जाता है पूरा अपने पास फसल से, तो 50% बचत के हिसाब में 5 लाख रुपये फसल पे बच जाता है लगभग अच्छी रेट मिल जाए तो किसान को। तो इनका कहना है कि अगर हम खेत जो है जिस प्रकार से लोग ठेके पे अपने खेत दे देते हैं या किसी को काम पे रख के और उसको भी हमें मुनाफा देना पड़ता है, तो उस हिसाब से अगर करते हैं तो 50% के आसपास हमें जो मुनाफा मिल जाता है, यानी कि एवरेज जिस हिसाब से बता रहे हैं 100 टन के हिसाब से, तो अगर एवरेज कॉस्ट 20 रुपये भी मिलती है इनको पर केजी, तो 20 लाख रुपए साल की जो इनकी फसल हो जाती है। और 20 में से अगर 10 लाख का खर्चा भी हो गया जिसमें ठेके पे जिसको दिया उसका, क्योंकि मजदूर की ज़रूरत हर जगह पे पड़ती है तो उनको देते हैं, बाकी दवाई फर्टिलाइजर वगैरह में जाने के बाद भी औसतन 4000 स्क्वायर मीटर से 10 लाख रुपए की इनकी नेट इनकम है। और इनके पास में 5 पोली हाउस है अभी एट प्रेजेंट टाइम में, तो 5 पोली हाउस का लगभग आप मान के चलिए 40 से 50 लाख रुपए के समथिंग इनकी सालाना कमाई है। इसमें आप बता सकते हैं कि किस किस टाइम पे कौन कौन से फर्टिलाइजर देने हैं? जैसे आपने अभी ये दिखाओ एक बार, जैसे ये पत्ते नीचे वाले हटा रखे हैं, तो क्यों हटा रखे हैं ये क्या एक टाइम फसल चलते हैं 1 महीने 30 दिन के बाद में नीचे वाले जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने चालू हो जाते हैं, उससे पूरी फसल में फंगस आने का डर रहता है। तो हम जो पीले हुए पत्तों को हटा देते हैं ताकि ऊपर वाला जो पत्ते हैं वो उनका हरापन बनाए रहे और क्लोरोफिल की जो मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बने और हमें फ्रूटिंग ज़्यादा मिल सके। और मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ये जो पोली हाउस है, जो संरक्षित खेती के बारे में ये जो खबर मिथ्या बना रखी है कि किसानों ने इसमें केमिकल और इसका स्प्रे ज़्यादा करते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ आजकल वो किसान नहीं रहे, जागरूक किसान है, और जो सरकारें हैं उनकी भी अच्छी मुहिम है, ऑर्गेनिक खेती पे ज़्यादा से ज़्यादा गौर किया जा रहा है। तो जैसे मैं खुद समय में है तो मैं जो फंजीसाइड होता है, फफूंदनाशक जो बीमारियाँ होती है उनके लिए मैं बिल्कुल स्पेशल अलग से हमारे पास ओमनी यूनिवर्सिटी से वो मिलता है फंजीसाइड, वो हम यूज़ करते हैं। और इंसेक्टिसाइड्स में हम आजकल नीम ऑयल यूज़ करते हैं, करंज ऑयल यूज़ करते हैं, और ये ज़्यादा कम से कम केमिकल का उपयोग करते हुए हम फसल करते हैं। क्योंकि ये जो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि जो मार्केट में पोली हाउसेस के बारे में जो मिथ्या ये फैला रखी है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का उपयोग करते हैं इसमें, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। किसान भी समझता है और सरकारों की भी मुहिम अच्छी चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक करी जाए। तो नीम ऑयल और करंज ऑयल जैसी जो चीज़ें हम उत्पादन करके, कोपट के काफ़ी सारे हम आइटम इसमें यूज़ करते हैं मच्छरों को भगाने के लिए, और सब चीज़ें करते हुए हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक करने की कोशिश हम भी करते हैं, और सारे किसान इसी मुहिम में लगे हुए हैं। तो मतलब किसान साथियों, जैसा हमारे किसान साथी ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक खेती पे फोकस कर रहे हैं, ताकि जो भी लोग जो भी हम फसल पैदा ले रहे हैं उसको खाते हैं या कुछ भी उसको उपयोग में लेते हैं तो उससे नुकसान कम से कम हो। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि केमिकल चीज़ों के ज़्यादा यूज़ की वजह से जो है जो सब्जी वर्गीय फसलें या सब्जियां हैं वो इतनी लाभदायक नहीं रहती है खाने पीने में भी, और स्वास्थ्य भी उनसे जो है लोगों का सही नहीं रहता। तो उसकी वजह से इनकी एक मुहिम भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक तरीके पे जाए और ऑर्गेनिक तरीके से हम पैदावार को बढ़ाएं। ऑर्गेनिक तरीका भी है
कीटों को नियंत्रण करने का ऑर्गेनिक तरीका भी है। वो अभी हम जो हमारा जो मिनी इजराइल जो बना हुआ है, राजस्थान का जो मिनी इजराइल बना हुआ है, उसमें हम सभी किसानों ने मिलकर एक FPO हमने रजिस्टर किया है, एग्रीग्लो फार्मर्स प्रोड्यूसर लिमिटेड के नाम से। उसके तहत हम किसान से संपर्क कर रहे हैं और हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो केमिकल है उसका कैसे कम किया जाए। तो इन्होंने जो मिनी इजराइल की बात करी है, हम मिनी इजराइल के बारे में भी थोड़ा इनसे जानते हैं कि मिनी इजराइल किस गांव को बोलते हैं और उस गांव को मिनी इजराइल क्यों बोलते हैं। आप थोड़ा एक बार हमारे किसान साथियों मैं को दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि मिनी इजराइल प्रॉपर एक गांव का नाम नहीं है, ये एक जयपुर एरिया, अच्छा एक एरिया है ये पूरा, एक जयपुर का एक एरिया है। 2012 में राजस्थान सरकार के कृषि टूर पे इजराइल गए थे हमारे यहाँ के किसान, जो जिनका नाम है खेमाराम चौधरी। तो वो वहाँ जाके वहाँ उन्होंने संरक्षित खेती देखी, फिर यहाँ वापस आके और उन्होंने एक खुद का पोलिया हाउस इस्टेब्लिश किया और उसमें उन्होंने बहुत मेहनत करी। फिर धीरे धीरे और किसान भी आगे आते गए और पोलिया हाउस लगाते गए। तो इजराइल में संरक्षित खेती ही होती है, वहाँ का जो टेम्परेचर पानी की कमी को देखते हुए वहाँ की सरकार संरक्षित खेती करती है। तो हमने उसको फिर नाम मिनी इजराइल धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मिनी इजराइल पड़ गया इसका। आज तकरीबन इजराइल से भी ज़्यादा पोलिया हाउसेज हमारे राजस्थान में है और अच्छी खासी संख्या में पोलिया हाउसेज जो है संरक्षित खेती में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो जिन भी किसान साथियों को ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज लेनी है, मैं इन किसान साथी का जो नंबर मेरे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप जो है किसी भी प्रकार की कोई अगर मदद चाहिए, आपको कोई सहायता चाहिए, तो आप इनसे कॉल करके ले सकते हैं, क्योंकि ये खुद चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है इस खेती की ओर जाए, क्योंकि हमारे पास अभी पानी की बहुत कमी होते जा रही है और फसल नहीं ले पाते किसान प्रॉपर तरीके से। तो उस चीज़ में ये उन किसानों की मदद भी करना चाहते हैं, तो आप जो इनकी मदद ले सकते हैं। अभी आप इसमें एक फसल में कितना स्प्रे करते हैं, कितने टाइम के बाद में? अब इसमें हम फर्टिलाइज़र और खाद खुराक के स्प्रे अगर सारे गिने तो उसमें 7 से 8 होते हैं, जिसमें 2 इंसेक्टिसाइड के होते हैं, 2 फंगिसाइड के होते हैं और 3-4 खाद खुराक में देने पड़ते हैं। तो हम जो इंडिया का जो नॉर्म्स है, जो फर्टिलाइज़र एसोसिएशन इंडिया जो नॉर्म्स हमने बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम जिसमें वो स्प्रे करते हैं। और जो फर्टिलाइज़र जो NPK ग्रेड है वो हम इसमें नीचे जो ड्रिप है उसके तहत इनको देते हैं, फसलों को देते हैं। तो किसान साथियों, ये थी एक पोली हाउस के शेड में खेती करने की पूरी जानकारी, जिसमें आपको हमारे साथ जो किसान साथी इन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से खेती करनी है। आप थोड़ा सा एक बार ये भी बताएं, हमारे किसान साथी बहुत किसान साथी कंफ्यूज रहते हैं, जिससे हम भी पहले कंफ्यूज थे जब आपके पास में आए कि काली मिट्टी में हो सकती है, मतलब किस प्रकार की मिट्टी की जरूरत होती है इसके लिए? इसको रेतीली ज़मीन चाहिए जिसकी पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा हो, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जिस मिट्टी की, उस मिट्टी की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर पानी उसमें नहीं सोखा जाएगा और पानी उसमें भरेगा तो गलन की समस्या आके पेड़ चले जाएंगे, तो किसान को नुकसान होगा। तो उसको रेतीली एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, जिस मिट्टी की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छी है वो इसके लिए उपयुक्त है। ओके, तो ये बताना चाह रहे हैं कि जहाँ पे मिट्टी में पानी का भराव होता है वहाँ पे जो है ये पोली हाउस और इस शेड के अंदर खेती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पौधे खराब हो जाएंगे तो हमारे किसान साथियों को नुकसान होने का जो है ज़्यादा डर है। तो उस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखिए कि पोली हाउस की खेती में जो है पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ एक लास्ट चीज़ आप ये भी बता दीजिए कि पानी किस प्रकार से इसमें देना चाहिए हमें? पानी इसमें ज़्यादातर ड्रिप इरिगेशन के द्वारा ही दिया जाता है और कुछ में मिनी स्प्रिंकलर भी ऊपर हम लगाते हैं। कुछ फसलों में गुलाब वर्गी जो फसलें उन्हें मिनी स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं और सब्जी वर्गी जो फसलें उसमें ड्रिप सिस्टम देते हैं। पानी की यूज़ इसमें बाहर से 10% ही है। बाहर अगर एक पेड़ को 100 लीटर चाहिए तो इसमें 10 लीटर की जरूरत पड़ती है। और आप ये मान के चलिए कि ये पानी को सूंघता ही है, कम पानी में अच्छी फसल उत्पादन ही दे देता है। और एक जो शेड नेट हाउस है वो अगर अच्छी बरसात हो, अपने अच्छी बरसात हो, तो ये जो खुद का जो पानी है वो खुद ही पैदा कर लेता है। पैदा करने का मतलब ये है कि बरसात के पानी को आप फार्म पॉट में इकट्ठा कर लो तो उसी से फिर इसमें खेती कर लेते हैं। ओके, तो इनका कहना है कि पानी अगर जिनके पास नहीं भी होता इकट्ठा करने के लिए, वो जहाँ पे पोली हाउस का शेड लगा है उसके बगल में ही पानी इकट्ठा करके और उस पानी को उसी में वापस से यूज में ले सकते हैं। वो पानी उस फसल के लिए काफ़ी होता है। तो किसान साथियों, अभी हम जो है हमारी एक अगली और वीडियो लेके आएंगे जिसमें ये बताएंगे कि पोली हाउस लगाने के बाद क्या क्या चीज़ें होती है, वो इन्होंने बताया। लेकिन पोली हाउस का प्रोसेस क्या रहता है, उसमें क्या क्या चीज़ों का अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो भी हम जो है एक वीडियो लेके आएंगे किसान साथियों को। क्योंकि अभी जैसे मुझे खुद को नहीं पता था कि पोली हाउस के एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कितना कॉस्ट जाता है, कितनी ज़मीन होनी चाहिए किसान साथियों के पास में। तो वो सब चीज़ें भी जो हम अगली वीडियो में
बताने वाले हैं। और साथ ही साथ आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सभी किसान साथियों के पास में जो ये वीडियो पहुंच सके।